नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली आज नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की आज वर्चुअल रैली होने वाली है। नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रैली करेंगे। 52 विधानसभा इलाकों को करेंगे संबोधित। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा शामिल। वर्चुअल रैली के जरिए 52 लाख लोग सुनेंगे। जिला दफ्तरों में सुनवाया जाएगा पीएम का भाषण। 52 लाख लोग सुनेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की आज वर्चुअल रैली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली 52 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। 52 विधानसभा इलाकों को आज संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आलोक कुमार सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आज प्रधानमंत्री लाइव जुड़ने वाले हैं, लोगों से संवाद करने वाले हैं, 52 विधानसभा को संबोधित करने वाले हैं। जमीनी स्तर पर उतरकर आज अब बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो जन संबोधन कर रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की दूसरी वर्चुअल रैली है, 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को पहली वर्चुअल रैली हुई थी, तमाम लाखों लोगों ने उनको सुना था। आज दूसरी वर्चुअल रैली ही 3 जिले में होगी, शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली। इन जिलों में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उनसे प्रधानमंत्री सीधे रूबरू होंगे। कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे ठीक पीछे जो पोस्टर लगा है, इसमें प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर व्यवस्था को लेकर के जो लिखा गया है, यानी कहीं न कहीं जो कल बजट पास हुआ है उसको लेकर के भी जिस तरीके से जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि आज प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि अपने जो बजट के लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक हमारे पीछे एलईडी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाई गई है। ये लखनऊ के भाजपा कार्यालय की एलईडी लगी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी इसमें जुड़ेंगे और यहाँ के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कोरोना कायदे कानून का पालन किया जा रहा है। कुछ दूरी पर लोग बैठे हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं, चूंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर भी करते हैं। मनीष जी, किस तरीके से किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रधानमंत्री चूंकि आज दूसरी रैली है, संबोधित कर रहे हैं वर्चुअल रैली, कितनी एलईडी लगाई गई है और कितने लोगों से रूबरू होंगे? 403 विधानसभाओं में सेटअप लगा है और हर विधानसभा पे 300 से 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था करी गई है, एलईडी लगाई गई है। साथ ही साथ स्टेट हेडक्वार्टर पे यहाँ लगी है। माननीय योगी जी अपने निवास से जुड़ रहे हैं और इसी प्रकार से पूरी व्यवस्था करी गई है। पहले फेज में पश्चिम में चुनाव है, बरेली की बात करें, बदायूं की बात करें या फिर शाहजहांपुर की बात करें, वहां को लोगों से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? क्या वर्चुअल रैली ट्विटर फेसबुक के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं? जी, इसमें ऐसा हुआ है कि हर विधानसभा में एक लोकेशन पे 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। वहाँ पे एलईडी लगी है, एक वैन गई है, स्टैटिक एलईडी लगी है, इंटरनेट की व्यवस्था करी गई है और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से वहाँ पे लाइव प्रदर्शन होगा। ये पूरी व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री सुनने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज का चुनाव है और प्रधानमंत्री के जो दूसरी वर्चुअल रैली है, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद वोटरों से, मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, उनकी भी बात सुन रहे हैं। कल जो बजट आया था, मुझे लगता है बजट का भी कहीं न कहीं जिक्र होगा, क्योंकि बजट में जिस तरीके से आम लोगों को लेकर के तमाम वो चीजें हैं, चाहे कपड़ा की बात करें वो भी सस्ता हुआ है, मोबाइल सस्ता हुआ है, यानी कहीं न कहीं जो बजट पर भी चर्चा हो सकती, क्योंकि मैंने देखा है ये जो ठीक पीछे हमारे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस तरीके से स्लोगन दिया गया है। आप बता रहे थे कि अब दूसरी वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसका असर भी देखने को मिलेगा। ये भी जरा बताइए कि कोरोना का समय चल रहा है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करने से या रोड शो करने से बच रही हैं। अभी ये जो वर्चुअल रैली होने वाली है, इसका असर कितना होने वाला है? सीधा जनता तक पहुंचेगी प्रधानमंत्री की बातें? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार वर्चुअल रैली जिसे दूसरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना कायदे कानून का लगातार पालन किया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाएंगे कि ये वर्चुअल रैली जो आज सुनेंगे। देखिए, यहाँ पर दूरी भी रखी गई है,
जिस तरीके से कोरोना कायदे कानून का पालन भी किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो वर्चुअल रैली है ये आयोग से परमिशन ली गई है और उसके बाद फिर ये वर्चुअल रैली की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बदायूं में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह बदायूं में दोपहर करीब 12 बजे आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर इस्लाम नगर कस्बे के KM इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से वो कार से सहसवान रोड स्थित रामलीला मैदान में आकर जनसभा करेंगे। शहर के गांधी ग्राउंड में आकर सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कार से जवाहरपुरी मोहल्ले जाकर वहां 5 परिवारों से संपर्क कर प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, जिनके बाद बीजेपी के जिला कार्यालय जाएंगे, जहां संगठन की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार दोपहर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 17 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि पति पत्नी की लड़ाई में जहां महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का सरोजनी नगर से टिकट कट गया है, वहीं पार्टी ने ज्यादा उम्र के चलते विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को भी फिर भगवत नगर से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। योगी सरकार में मंत्री स्वाति और उनके पति बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बीच चल रही आपसी खींचतान का आखिरकार दंपत्ति को ही नुकसान उठाना पड़ा। स्वाति और दयाशंकर दोनों ही सरोजनी नगर सीट से अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। बीते दिनों स्वाति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दंपत्ति के बीच रिश्तों में खटास खुलकर सामने आ गई थी। इसके बाद से ही स्वाति का टिकट कटने की चर्चा थी। पार्टी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अंत में दोनों में से किसी को भी टिकट न देने का निर्णय लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुप्रतीक्षित लखनऊ की भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय की ओर से देर शाम 17 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन गोपाल और लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया। सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के साले अमरेश कुमार को मोहनलालगंज और पत्नी जयदेवी को महिलाबाद से टिकट दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी की गई है, तमाम लोगों को टिकट दी गई है। देखिए, बीजेपी की जो ये लिस्ट आई है ये काफी, चूंकि इंतजार के बाद आई है, काफी कयास लगाए जा रहे थे, इसमें काफी गणित की भी की जा रही थी। लखनऊ की लिस्ट काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें कैंट विधानसभा की बात करें या फिर सरोजनी नगर विधानसभा की बात करें, दोनों ही सीट पर तमाम चर्चाएं थी, तमाम जो पेज फंसे हुए थे, कहीं न कहीं भाजपा उसको सरलता से निकाला है। अब एक एक सीट की बात करूंगा। सरोजनी नगर सीट, इस पर स्वाति सिंह वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान मंत्री भी हैं, दावेदारी भी कर रही थी। उनके जो पति हैं वो भी दावेदारी कर रहे थे, दयाशंकर जी, चूंकि पहले टिकट उनको देना, लगातार आपस में विवाद चल रहा स्वाति सिंह और दयाशंकर में। दयाशंकर ने अपील की थी संगठन से कि जो सरोजनी नगर सीट है वो उनको दी जाए। ऐसे में भाजपा ने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला। अगर स्वाति सिंह या दयाशंकर को टिकट देते तो दूसरा पक्ष कहीं न कहीं वो भाजपा का विरोध करता और कहीं न कहीं बी सीट वो भाजपा के लिए फंस सकती थी। लेकिन वहां पर राजेश्वर सिंह को टिकट देकर यानी रास्ता साफ कर दिया। अब वहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं रह गया है। अब कहीं न कहीं जिस तरीके से मजबूती से भाजपा वहां पर लड़ सकती है और जीत भी हासिल कर सकती है। दूसरी बात, कैंट विधानसभा की बात करें। कैंट विधानसभा में रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी और काफी प्रयास भी किया है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, वो भी कहीं न कहीं दावेदारी कर रही थी, क्योंकि कैंट क्षेत्र से कई पिछली समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो ऐसे में कोशिश कर रही थी हो सकता वहां से टिकट मिले। लेकिन दोनों ही चूंकि दावेदार मजबूत थे, ऐसे में भाजपा ने तीसरे कैंडिडेट को यानी ब्रजेश पाठक को उतारा वहां से। ब्रजेश पाठक ऐसे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जो भी छोटे मोटे किसी के घर में भी प्रोग्राम होता है तो ब्रजेश पाठक को बुलाने पे आसानी से चले जाते हैं, यानी उनकी लोकप्रियता अच्छी है लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश में माने।
तो ब्रजेश पाठक का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो भाजपा ने कैंट सीट पर ब्रजेश पाठक को उतारा है। वाकई अब मामला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही सीटों की बात करें, राजेश सुसर के सामने वहां पर जो विपक्ष का कैंडिडेट काफी कमजोर पड़ रहा है। कैंट विधानसभा की बात करें तो राजीव गांधी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, यानी पहले वो सिर्फ सभासद थे। तो ऐसे में कयास अब लगाए जा सकते हैं, या पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा पार्टी की टक्कर होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश पाठक आज दाखिल करेंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का आज नामांकन दाखिल होने वाला है। लखनऊ कैंट से पर्चा दाखिल करेंगे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के समर्थकों में खुशी की लहर। नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ किया है ब्रजेश पाठक ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आज ब्रजेश पाठक नामांकन दाखिल करने वाले हैं, उनके जो सहयोगी हैं खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रजेश पाठक आज नामांकन 11 बजे दाखिल करेंगे। कल से जब टिकट हुआ तो काफी लोगों के अंदर उत्साह था, उनके समर्थक थे, उनके घर पे जाकर के एक जन सैलाब वहां पर उमड़ा और बधाई देने के वाले जो समर्थक थे उनका तांता लग गया था। आज सुबह जब नामांकन की प्रक्रिया चूंकि तैयारी चल रही थी, तो सुबह ब्रजेश पाठक अपने परिवार के साथ कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे, वहां माता जी का आशीर्वाद लिया था। और 11 बजे चूंकि कोरोना कायदे कानून का पालन करना है, तो ऐसे में समर्थक वहां पर मुझे लगता नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लखनऊ जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं भी काफी चुस्त दुरुस्त हैं। वहां बैरिकेडिंग दूर से लगाई गई है। तो ऐसे में जो कोरोना कायदे कानून के तहत वहां पर ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि पहले ये कयास लगाया जा रहा है कि मध्य क्षेत्र से ब्रजेश पाठक को उतारा जा सकता है, लेकिन जब कल सीट कंफर्म हो गई कि कैंट क्षेत्र से ब्रजेश पाठक को वहां पर उतारा जाएगा, उनका सीट कंफर्म होने के बाद वहां के जो समर्थक हैं कैंट क्षेत्र के, वो उनके घर पर जाकर के जो बधाई का तांता लगा था, एक इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंट क्षेत्र पर कितनी प्रबल दावेदारी ब्रजेश पाठक की है और कितने लोकप्रिय नेता हैं। तो लोकप्रिय नेता भी हैं और प्रबल दावेदारी है ब्रजेश पाठक की। रुक करते अगली खबर का। रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह करीब 11 बजे युवराज पैलेस में प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मां संकटा देवी के दर्शन कर पूजा करेंगे और फिर उसके बाद संकटा देवी से सदर चौराहा होते हुए मेन रोड से हमदर्द तिराहा तक जनसंपर्क करेंगे। वहीं पीलीभीत में रक्षा मंत्री 2 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद कार से अग्रवाल सभा भवन पहुंचकर प्रभावी मतदाता संवाद में करीब 35 मिनट भाग लेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री अग्रवाल सभा भवन से रंगीलाल चौराहा, चूड़ी वाली गली होते हुए गैस चौराहा तक पैदल कर भ्रमण कर दुकानदारों से रूबरू भी होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। राजेश, आज राजनाथ सिंह का दौरा है, तमाम सारे लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, पैदल भी घूमेंगे, क्या कुछ आयोजन है उनको लेकर? जी, आज राजनाथ तो आज आप सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे युवराज पैलेस में, और उनकी तैयारी, उनके आगमन के लेकर सुरक्षा की तैयारी प्रशासन के द्वारा काफी चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से पुलिस व्यवस्था की गई है। 11-11:30 बजे का उनका कार्यक्रम है हेलीपैड पुलिस लाइन में उतरने का। वहां से वो सीधे युवराज पैलेस जाएंगे, वहां पर बहुत सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से मंदिर में, जो कि लखीमपुर का सबसे ही विख्यात मंदिर है, वहां पे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सराफा मार्केट से डोर टू डोर कैंपिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी ने अपना मेगा प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत पार्टी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश पदाधिकारी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया और रैलियों को संबोधित किया। वहीं इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक
अजेंद्र अजय के मुताबिक सभी 14 सांगठनिक जिलों में कार्यकर्ता एलईडी और डिजिटल स्क्रीन पर सुनेंगे। देहरादून में सुभाष रोड स्थित एक होटल में पीएम मोदी के संबोधन के सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जोड़ने वाले हैं, वर्चुअल रैली करने वाले हैं और इस रैली में 52 विधानसभा को संबोधित करेंगे। 52 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रैली करने वाले हैं, वर्चुअल जुड़ने वाले हैं, 52 विधानसभा के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके वर्चुअल रैली को सुनने वाले हैं। तमाम लोग वहां पर शामिल होंगे। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो समय रखा गया है 11 बजे का, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यहां तमाम राज्यों और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं पर जो वर्चुअल रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। और साफ है कि उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यहाँ पर नाम दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होगा वो 11 बजे के करीब यहाँ पर शुरू होगा। और अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम आगंतुक हैं, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम जो उत्तराखंड प्रदेश के सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी वो यहाँ पर पहुंचे, तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो राजधानी देहरादून में होगा। और इसके अलावा जो 70 विधानसभाएं हैं यहाँ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं सभी 70 विधानसभाओं में कि कैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे, संबोधित करेंगे तो हर व्यक्ति तक वो बात पहुंचे, तो तमाम व्यवस्थाएं करने का काम यहाँ पर किया गया है। जी अजीत, 52 विधानसभा को संबोधित करने वाले उत्तराखंड में कितना असर होने वाला है प्रधानमंत्री के संबोधन का? बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जब भी उनका संबोधन होता है तो हर भाजपा कार्यकर्ता, चाहे फिर वो आम हो या खास हो, वो उनको सुनने की कोशिश करता है। और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ ही देर बाद शुरू होगा तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड भाजपा के वो राजधानी देहरादून में मौजूद रहेंगे। और तमाम जो जनपदों में चुनावी मौसम है, चुनाव का समय में है, तो सभी अपनी विधानसभाओं में भी लगे हुए हैं। तो उन विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम को सुनने समझने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो हर कोई व्यक्ति उनको सुनने की कोशिश करेगा, जिसके लिए बकायदा एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जो वादा यहाँ पर किया जा रहा है उत्तराखंड भाजपा की तरफ से 70 विधानसभाओं का किया जा रहा है कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर। ठीक है, प्रधानमंत्री की मोदी के संबोधन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज देहरादून में एक चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी पार्टी के घोषणा पत्र उत्तराखंडीय स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र को भी जारी करेंगी। इसके लिए पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दिसंबर में राहुल गांधी की रैली के बाद ये पार्टी की दूसरी बड़ी रैली होगी। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी रैलियों के लिए 1000 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रियंका की इस रैली को वर्चुअल रूप से राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ते हुए पूरे राज्य को कवर करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सीधा नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवीन, आज प्रियंका गांधी जुड़ने वाली है, वर्चुअल रैली करने वाली हैं। कांग्रेस की ये दूसरी सबसे बड़ी रैली है राहुल गांधी के बाद। कितना असर होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रियंका गांधी की रैली को लेकर? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है रैली को लेकर और कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी राजधानी देहरादून और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। करीब जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो वर्चुअल रूप से जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस की तरफ से एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है कि वह एक माध्यम बनेगा कि लोगों को जोड़ने के साथ ही जो भी वो बातें करेंगे और जो भी प्रचार प्रसार करेंगे और सीधे जनता से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपना
अपना मैनिफेस्टो भी जारी करने का काम किया है। वह आएंगी कुछ देर बाद ही, वह जब वर्चुअल रैली के बाद वह कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। साथ ही इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो जो भी मैनिफेस्टो में चीजें लिखी गई हैं वह आम जनता को सार्वजनिक की जाएंगी। तो साफ तौर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ देर बाद ही जब प्रियंका गांधी राजधानी देहरादून पहुंचेंगी तो इसके बाद वह वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। जी नवीन, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। यहां पर प्रियंका गांधी करने वाली कांटे की टक्कर देखी जा सकती है प्रदेश में। जी निश्चित तौर पर अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों पार्टी की टक्कर जरूर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जनता से जुड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी की टक्कर जरूर है। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी, अपनी तैयारियों में पूरी अंतिम रूप दे दिया गया है। एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। 70 विधानसभाओं में लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। कार्यकर्ताओं को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से पब्लिक के बीच में जो प्रसार है उसे पहुंचाया जाए। और पार्टियों द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि किस तरीके से सीधा संवाद करना है और लोगों से जुड़ना है। खबरों में बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।